मेरा एक दोस्त है अरुण, जो म्यूज़िक का बहुत शौकीन है। कहीं पर भी कोई म्यूज़िक का फंक्शन हो या कॉन्सर्ट हो, वो ज़रूर जाता है। इस साल भी 1 जनवरी को यानी न्यू ईयर्स डे को एक म्यूज़िक का कॉन्सर्ट था और अरुण वहाँ पे जाना चाहता था, तो इसके लिए वो टिकट खरीदने गया। लेकिन वो जाके देखता है कि टिकट का प्राइस 10,000 रुपये है और सारे के सारे टिकट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं। ये सुन के वो थोड़ा नाराज़ हुआ और वहाँ से जाने लगा। अरुण नाराज़ होकर वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी उसका एक दोस्त वहाँ पे आता है, जो इत्तेफाक से उस म्यूज़िक कॉन्सर्ट का इवेंट मैनेजर था। उसने अरुण को एक लेटर दिया और वो लेटर देके अरुण से कहा कि वो लेटर दिखा के अरुण एक टिकट 10,000 रुपये में खरीद सकता है। वो लेटर पाके अरुण बेहद खुश हुआ और वो दोनों वहाँ से चले गए। अब जैसे जैसे कॉन्सर्ट का दिन आगे आने लगा, अंडरग्राउंड मार्केट या ग्रे मार्केट में कॉन्सर्ट का टिकट का दाम बढ़ने लगा। टिकट का दाम बढ़ते बढ़ते 12,000 रुपये तक हो गया। लेकिन अरुण के पास अभी वो लेटर था जो उसको उसने दोस्त ने दिया था और उसकी मदद से वो एक टिकट 10,000 रुपये में खरीद सकता था। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी उस लेटर का वैल्यू 2,000 रुपये है। 12,000 रुपये माइनस 10,000 यानी कि 2,000। कॉन्सर्ट के ठीक 7 दिन पहले टिकट का प्राइस ग्रे मार्केट में 15,000 हो गया। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी उस लेटर का वैल्यू 15,000 माइनस 10,000 यानी कि 5,000 रुपये था। कॉन्सर्ट के ठीक एक दिन पहले यानी 31 दिसंबर को ग्रे मार्केट में टिकट का प्राइस 20,000 हो गया। लेकिन अरुण अभी भी उस लेटर की मदद से एक टिकट 10,000 रुपये में खरीद सकता था। तो यानी कि अभी उस लेटर का वैल्यू 10,000 रुपये था। लेकिन उसी दिन अरुण बीमार पड़ा और उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। बीमार और हॉस्पिटलाइज होने की वजह से अरुण ना तो टिकट बाई कर पाता है, ना ही वो लेटर जो उसको उसने दोस्त ने दिया था किसी को बेच पाता है। अब जैसे ही वो कॉन्सर्ट का दिन यानी कि 1 जनवरी चला जाता है, वो लेटर का वैल्यू 0 हो जाता है। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि वो लेटर का एक्सपायरी डेट 1 जनवरी था, जिसके बाद लेटर का वैल्यू 0 हो गया। इस घटना से हम ये कह सकते हैं कि लेटर का खुद का कोई वैल्यू नहीं था, उसका वैल्यू टिकट के प्राइस से डिराइव किया गया था। जैसे ही कॉन्सर्ट का दिन चला गया, टिकट और लेटर दोनों का वैल्यू 0 हो गया। ये पूरी घटना जो आप लोगों को बताया गया एक इमेजिनरी एग्जाम्पल था, जिसकी मदद से हम डेरिवेटिव मार्केट और डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है और वो काम कैसे करते हैं, इसके बारे में एक आइडिया लगा सकते हैं। हमारे एग्जाम्पल में लेटर कोई प्रोडक्ट नहीं था, बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट था जिससे कि अरुण कॉन्सर्ट का टिकट बाई कर सकता था। हमारे एग्जाम्पल में लेटर का खुद का कोई वैल्यू नहीं था, लेटर की वैल्यू टिकट की वैल्यू से डिराइव किया गया था। लेटर की वैल्यू पूरी की पूरी टिकट की प्राइस के ऊपर डिपेंड था। इसके चलते हम टिकट को एक अंडरलाइंग एसेट और लेटर को उसका डेरिवेटिव कह सकते हैं, क्योंकि लेटर का वैल्यू पूरा का पूरा टिकट के प्राइस से डिराइव किया गया था। लेटर का वैल्यू टिकट के प्राइस के साथ चेंज होता रहा और जैसे ही टिकट का प्राइस या वैल्यू 0 हो गया, वैसे ही लेटर का वैल्यू भी 0 हो गया। हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम बहुत सारे डेरिवेटिव का एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल और पेट्रोल। पेट्रोल का प्राइस क्रूड ऑयल के प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि क्रूड ऑयल एक अंडरलाइंग एसेट है और पेट्रोल उसका डेरिवेटिव। ठीक उसी तरह एक एग्जाम्पल है गेहूं और आटा। गेहूं एक अंडरलाइंग एसेट है और आटा उसका डेरिवेटिव, क्योंकि आटा का प्राइस गेहूं के प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि आटा का प्राइस गेहूं के प्राइस से डिराइव किया जाता है।
फिनेंशियल डेरिवेटिव्स 4 तरह के होते हैं: ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल डिस्कशन हमारे आने वाले वीडियोस में करेंगे। तो ये था डेरिवेटिव्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।